हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस. Some points to be noted, like those who are really interested in this completing whole physics series, you can stay connected with me, or else अगर time pass करना है तो you can leave, not an issue. Okay, so welcome everyone in the physics bright brain classes. So the first chapter that we are going to deal with it is describing motion around us. मोशन को समझने के लिए हमें पहले रेस्ट को समझना होगा. ओके, और रेस्ट को समझने के लिए हमें पहले पोजीशन समझना होगा. व्हाट डज पोजीशन मीन? और पोजीशन को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट को समझना जरूरी है. ओके, वन बाय वन हम लोग इस चीज को करते हैं कि अगर मोशन को हमें समझना है तो हमें रेस्ट समझना होगा. रेस्ट समझना है तो हमें पोजीशन समझना होगा, और पोजीशन समझना है तो रेफरेंस पॉइंट समझना है. सबसे बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन कहीं खड़ा है, ठीक है, मोहन खड़ा है, आप पूछोगे कहां खड़ा है. ठीक है, यानी कि मैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं दे रहा हूं. राइट, आई एम नॉट गिविंग यू एनी रेफरेंस पॉइंट, सो यू विल बी नॉट एबल टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मोहन. लेकिन मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि मोहन स्कूल के ग्राउंड में खड़ा है, so I have given you a reference point, or I have given you reference or a frame of reference. So आपको यहां से पूरा क्लैरिटी मिल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें लोकेशन बताना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें लोकेशन बताना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है ना. अगर एक्यूरेट हम बताना चाहते हैं कि मोहन कहां है और किस डायरेक्शन में है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ता है. ठीक है, अब यहां से समझिए, मान लीजिए एक पेड़ है यहां पे, ठीक है, एक आदमी यहां खड़ा है. दोनों बात में, दोनों सेंटेंस में आप अंतर समझिए. पहले मैं बोल रहा हूं कि ये आदमी खड़ा है, और दूसरे में मैं बता रहा हूं कि ये आदमी 5 मीटर इस पेड़ से ईस्ट के तरफ है. किसमें ज्यादा हम लोग लोकेशन को इजीली समझ पा रहे हैं कि कहां है. ठीक है, इन द सेकेंड केस. ओके, तो केस 1 में इट वॉज नॉट क्लियर, बट इन केस 2 इट वॉज क्लियर. सो टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, तो जो जो मैं लिखवा रहा हूं उसको अच्छे से कॉपी में लिखते जाना है ताकि रिवीजन के टाइम में काम आए. तो सबसे पहले पोजीशन डिफाइन करेंगे. व्हाट इज पोजीशन? ओके, सो द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to any reference point, any reference point. Okay, so this is the definition of position: the location of any object with respect to any reference point. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन उसके रेफरेंस पॉइंट के थ्रू से, दैट इज द पोजीशन. ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर से वही पेड़ वाला एग्जांपल. ठीक है, मुझे और कोई ड्राइंग करना आता नहीं है, इसीलिए हम पेड़ की मदद से ही आपको समझाएंगे सारा मोशन को. ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, लेट से यू आर स्टैंडिंग हियर. ये दूरी 6 मीटर की है, लेट्स से. आपने घड़ी देखा, ठीक है, आप घड़ी देख रहे हो, घड़ी में प्रॉपर 12 बज रहा है. 12 बजे, 12 बजे आपने देखा कि आप पेड़ से 6 मीटर दूर में हो. 1 बजे फिर आप घड़ी देखते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कोई आपका दोस्त पेड़ के 6 मीटर दूर खड़ा है और आप घड़ी देख रहे हो आप. ठीक है, लाइक अंश है, ये अंश है. ठीक है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि अंश 12 बजे
6 मीटर दूर खड़ा था, 1 बजे जब आप देखते हो तो वो टस से मस नहीं हुआ, वो वही का वही था, 6 मीटर पे ही था। फिर 2 बजे भी देखते हो, 2 बजे देखते हो, फिर 3 बजे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से आप टाइम देख रहे हैं, लेकिन ये अपना पोजीशन को विथ दिस रेफरेंस पॉइंट वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो स्टेट है ना, स्टेट, इसको बोलेंगे कि अंश है रेस्ट में। अंश कैसा है? रेस्ट में। ध्यान से समझिएगा, यहां अंश समय के साथ अपना पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अंश रेस्ट में है। क्लियर है? अगर वही अंश चेंज करता, मान लीजिए 1 बजे अंश 6 मीटर दूर था, फिर 2 बजे 16 हो गया, फिर 3 बजे 33, ऐसे डिस्टेंस उसका बढ़ते गया, यानी अंश इज चेंजिंग हिज पोजीशन with respect to time and frame of reference or reference point. So that time we will call अंश is in the motion. अंश मोशन में है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। रेस्ट को डिफाइन करना है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to reference point and time, यानी कि समय के साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को नहीं बदलता है, तब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ही इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी इसी का मोशन का ठीक उल्टा हो जाएगा अगर वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हाउ विल राइट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to reference point and time. Okay, if an object changes its position with respect to reference पॉइंट, यानी कोई अगर एक ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से समय को बदल रहा है, ठीक है, और अपने रेफरेंस पॉइंट प्लस समय के साथ, ऐसे लिखना। ठीक है, कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? तो आई होप अभी तक पोजीशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पोजीशन इज बेसिकली लोकेशन होता है किसी भी एन ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, फिर रेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को नहीं बदल रहा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर रेस्ट समझना है तो पोजीशन समझना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा है, ठीक है, विद द रेफरेंस पॉइंट एंड द टाइम इज सेड टू बी इन द रेस्ट। इसका ठीक उल्टा क्या था? मोशन। If an object changes its position with respect to reference point and the time is called he or it is in the motion. Is that clear everything? लेकिन यहां पे सवाल आता है, क्या वास्तविक में हमारी दुनिया में कोई ऐसा चीज है जो रेस्ट में है? सोचिए, क्या कुछ ऐसा चीज है जो रेस्ट में है? आप बोलोगे कि सर मैटर जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो तो रेस्ट में है, लेकिन इसके अंदर एटम सोचिए, एटम में इलेक्ट्रॉन सोचिए, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं भाग रहे हैं क्या? वो रेस्ट में थोड़ी है। ठीक है,
मैं एक बहुत ही आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। आप फ्लाइट में बैठे, ठीक है, अब आप फ्लाइट में बैठे, ठीक है, आप फ्लाइट में बैठे। फ्लाइट में जब आप बैठे, आपके बगल वाला भी व्यक्ति बैठा हुआ है आपके साथ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बगल में व्यक्ति है वो रेस्ट में है, वो तो मूव हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को कोई अगर ग्राउंड से देखे, एरोप्लेन के बाहर से देखे, तो ऐसा लगेगा वो मूव कर रहा है। यानी कि जो चीज एक रेफरेंस पॉइंट से मे बी या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट में हो सकता है, वो दूसरे के लिए मे बी मोशन में हो सकता है। ये तो फ्लाइट की बात होगी। सेकंड समझिए कि अगर आप अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ पे हैं, यहां पर अभी मैं ही यहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं क्योंकि मेरा जो भी सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन कोई बंदा मुझे अर्थ के बाहर से देखे, यानी सन से बैठा हुआ कोई अगर मुझे देखे सन पर से, तो उसके लिए तो मैं रोटेट कर रहा हूं और साथ में रिवॉल्व भी कर रहा हूं, ठीक है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट is in the rest with respect to one surrounding, maybe it is in the motion for the another surrounding. That is why rest and motion are relative. okay? एक दूसरे से related है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसका मैं सवाल ही करा देता हूं, ठीक है, सबसे बढ़िया वही सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसा सवाल आता है कि नहीं, इसका नोट्स ही बना लीजिए, ठीक है, सबसे बढ़िया। रेस्ट and motion are relative terms because an object is in the rest for particular surrounding maybe it is in the motion from another surrounding। यहाँ सराउंडिंग से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही मैं बोल रहा हूँ सराउंडिंग, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन जो है एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखे तो वो रेस्ट में है, लेकिन वही अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई अगर देख रहा है तो वो मोशन में हो सकता है। दैट इज वाई rest and motion are relative terms because an object is in the rest for a particular surrounding, maybe it is in the motion from another surrounding। क्लियर है। अभी सबसे बेस्ट मैं यही बताया कि आप अगर मुझे क्लास में देखते हैं तो हम तो रेस्ट में हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट। But a person who is sitting in the space will see me that I am rotating with the earth and also revolving around the sun. Is that clear? So यहां तक हो जाना चाहिए। अगर आपको सही में फिजिक्स पढ़ना है, एकदम शिद्दत से पढ़ना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको हर एक चीज नोट करना है जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इस चैप्टर में सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है पहले डिस्टेंस, और एक आता है एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस टोटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि 9th के कोई भी स्कूल में चले जाइए, ठीक है, सीबीएसई के स्कूल में अगर ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको कम से कम इसमें 4 पॉइंट्स आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तब जाके आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसको बारी बारी से लिख देंगे, ठीक है। जनरली मैं आपसे अगर पूछूं कि आप डिस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं, तो आप बोलोगे कि किसी भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में, या फिर यहां से हम उस घर तक गए, दैट इज डिस्टेंस सर। ओके वेल, वो एक जनरलाइज्ड व्यू है। अभी थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स के नजरिए से देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए अंश जो है, अंश, ठीक है, अंश किसी ए पॉइंट पे खड़ा है, ओके, ए पॉइंट पे खड़ा है, फिर अंश को बी पॉइंट पे जाना है, फिर सी पॉइंट पे उसको जाना है, ठीक है। अंश का रूट समझ में आ गया। अंश का रूट क्या है, ए से बी को जाएगा, फिर बी से सी को जाएगा, ठीक है। तो अंश कैसे जाएगा, पहले यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, क्लियर है इतना। तो मान लीजिए ये 6 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। अंश को, पहला सवाल, अंश को ए से सी तक यानी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कितना एक्चुअल पाथ उसको कवर करना पड़ा। तो बोलोगे 6 + 4 10 किलोमीटर, यस। तो ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है, ये एक्चुअल पाथ इसको 10 किलोमीटर कवर करना पड़ा। दूसरा, अगर अंश के पास ऑप्शन है कि अंश अपने इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट तक जाना चाहता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट तक जाना चाहता है, उसको हम आजादी दे देते हैं। वो गायब भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, उड़ सकता है, किसी बिल्डिंग के एकदम सामने से जा सकता है, किसी के घर के सामने से जा सकता है, अंदर से जा सकता है। तो अंश बोलेगा कि सर मैं एकदम ऐसे सीधे जाऊंगा, एकदम सीधे जाऊंगा इधर से, ए से एकदम इधर ऐसे सीधे, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ, उसको कवर करना है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ था ना वो 3 किलोमीटर था, ओके। तो यहां पे आपको 2 पाथ दिख रहा होगा, ठीक है। पहुंचना वही है, अंश को ए से सी तक पहुंचना है। एक अंश को एक्चुअल पाथ फॉलो करके पहुंचना था और एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना था, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ जो अंश ने ट्रैवल किया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ओके। इसका सिंपल बहुत ही मतलब जो है बहुत सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वहां तक जाने में उसको एक्चुअल पाथ कितना कवर करना पड़ा, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट पाथ उसको कितना कवर करना पड़ता अगर वहां से वहां वो जाता, वो डिस्प्लेसमेंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका जो घर है, जरूरी तो नहीं है एकदम घर से एकदम सीधा रास्ता जाता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। रोड टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सीधे, कभी यू टर्न, कभी इधर, ठीक है। तो ये सब जो एक्चुअल पाथ आपका बस फॉलो कर रहा है, आपके इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन यानी फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपके पास छूट होता कि एक स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपको कवर करना है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी सिंपल, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ followed by the object to reach its final destination, and the displacement is the shortest path to be followed by an object to reach from initial point to the final point। ठीक है, ये समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए नोटबुक में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को इसके ठीक नीचे लिखना है।
तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ए सी है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। अगर मैं डिस्टेंस इधर लिखता हूं और इधर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, ओके, तो पहले तो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है, एक एक करके डिफाइन करते हैं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो पहले तो आपको डिस्टेंस डिफाइन करना होगा कि इट इज द एक्चुअल पाथ followed by an object to reach its destination, ओके। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसके एक्चुअल पाथ जो भी फॉलो किया गया उसी को डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, डिस्टेंस बेसिकली लेंथ को ही मेजर करता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, है ना। लेकिन बात यहां है कि जनरली जो भी हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम लोग बिगर यूनिट का यूज करते हैं, बिगर यूनिट, उसको हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, ना। हम सभी को पता है इसका रिलेशन 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 3 मीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। ये यहां तक समझ। इसमें एक चीज और समझना है, मैं आगे के क्लास में आपको समझाऊंगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, लेकिन इतना समझ जाओ कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, बस अभी आप ये लिख लो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो होगा क्या, अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखें, इट इज एन एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ओके। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस कभी जीरो होता है क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, कहीं चल ही नहीं रहा है, तो उसका डिस्टेंस जीरो, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि डिस्टेंस जीरो है, उस मोशन में अगर है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके, ये पॉइंट भी लिखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या क्या पढ़े, इसका डेफिनेशन पढ़े, इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ऐसा यूनिट है मीटर, इसका बिगर यूनिट है किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हम लोग हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और क्वांटिटीज, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू।